हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम पीसीएस मंत्रा बुक का यूपी पीसीएस का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है इसे करेंगे। और ये यूपी पीसीएस आरओ एआरओ सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं तो अच्छे से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति संग्रहित नहीं है? तो इसमें से पशुपति की जो स्तुति है ये ऋग्वेद में नहीं होती थी। हड़प्पा काल में पशुपति की पूजा होती थी। ऋग्वेद में वरुण की पूजा होती थी, इंद्र की, मित्र की, इसके अलावा अग्नि की पूजा होती थी। सबसे ज़्यादा जो पूजा होती थी इंद्र की, और सेकंड नंबर था अग्नि का। बुद्ध की जीवनी की रचना बौद्ध साहित्य में विशेष स्थान रखती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक बुद्ध की पूर्ण जीवनी है? तो बुद्ध की जीवनी लिखी है ललित विस्तार में। ऑप्शन होगा ए। मिलिंद पन्हों में क्या है? तो बौद्ध भिक्षु जो नागसेन था और राजा मिनांडर के बीच संवाद मिलिंद पन्हों में लिखा है। उरैयूर प्रसिद्ध था किस चीज़ के लिए? तो प्राचीन काल में सूती कपड़ा के व्यापार के लिए उरैयूर प्रसिद्ध था चोल काल में। मौर्य की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी का स्रोत क्या है? तो जल संसाधन व्यवस्था का स्रोत है रुद्रदामन का। यहाँ पे जूनागढ़ होना चाहिए था, यही ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ गिरनार की जगह जूनागढ़ अभिलेख होना चाहिए। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख था जिसमें सुदर्शन झील का उल्लेख किया गया है। और ये सुदर्शन झील किसने बनवाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इसका जो पुनर्निर्माण कराया था अशोक ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गवर्नर की सहायता से इसे बनवाया था। उसका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य। पुष्यगुप्त वैश्य, तो ये भी नाम लिखा आ सकता है। उस टाइम पुष्यगुप्त वैश्य वहाँ का गवर्नर था सौराष्ट्र का। और ये शासनकाल किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो ऑप्शन यहाँ पर होगा सी। नेक्स्ट है, चेदी राजवंश वर्तमान के किस प्रदेश से संबंधित है? तो ये उड़ीसा से संबंधित है। और इसे पहले क्या कहा जाता था? कलिंग। चेदी वंश का एक महान शासक था जिसका नाम था खारवेल। नेक्स्ट है, अंकोर वाट के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने। अंकोर वाट का मंदिर किस देवता का है? विष्णु का है। और ये कहाँ पे है? कंबोडिया में। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ लेखक दिया है, दूसरी तरफ उसकी रचनाएं। बाणभट्ट ने क्या लिखा था? हर्षचरित। बिल्हड़ ने विक्रमांक देवचरित। अतुल ने लिखा था मूसिक वंश। संध्याकर नंदी ने रामचरित। और ये जो रामचरित है इसमें किसका वर्णन है? इस रामचरित में एक किसान जाति थी और पाल वंश के राजा रामपाल के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसका वर्णन किया गया है। तो ये रामचरित है किसान और पाल वंश के राजा की लड़ाई के बारे में। और ये हर्षचरित किसके बारे में है? हर्षवर्धन के बारे में। मूसिक वंश था एक केरल में। विक्रमांक देवचरित एक राजा का नाम था विक्रमादित्य, उसी के नाम पे है। विक्रमादित्य षष्ठ, 6वां नंबर का जो विक्रमादित्य था उसका उल्लेख है विक्रमांक देवचरित में। और ये कौन सा राजा था? चालुक्य राजा था। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन होगा यहाँ पर सी, 3, 4, 2, 1। गरीबों की सहायता करने के कारण किस शासक को अबला बाबा अथवा निर्धनों का मित्र कहा जाता था? ये किस लिखा है? और ये निर्धनों का मित्र लिखा है। तो इसका नाम था इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था किताब-उल-नौरस। किताब-ए-नौरस लिखी थी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने। और किस पे आधारित थी ये? तो ये संगीत की पुस्तक थी। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन के किस संत ने अपने उपदेश संस्कृत के स्थान पर हिंदी में दिए थे? तो इनका नाम था रामानंद। ऑप्शन ए। और इन्हीं के शिष्य थे रैदास और इसके अलावा कबीर वगैरह इन्हीं के शिष्य थे। नेक्स्ट है, किस शासक ने 300 संस्कृत पुस्तकों का फारसी में अनुवाद करवाया? तो इसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विजयनगर काल में वराह क्या था? तो वराह विजयनगर काल में एक स्वर्ण सिक्का था। ऑप्शन ए। फतवा ए आलमगीरी की रचना निम्न में से किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये औरंगजेब के शासनकाल में हुई थी। ये कानून से संबंधित पुस्तक थी, इस्लामिक कानून से और प्रशासनिक नियमों से संबंधित पुस्तक थी फतवा ए आलमगीरी। और इसको लिखा किसने था? शेख निजाम ने। नेक्स्ट है, एक्चुअली इसे लिखा नहीं था शेख निजाम ने इसका संकलन करवाया था और लोगों से। तो ये फतवा ए आलमगीरी इस्लामिक पुस्तक है। निम्नलिखित रचनाओं और उनके लेखक के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से किरान उस सादिन ये अमीर खुसरो की रचना है। फुतुहात ए फिरोज शाही जियाउद्दीन वर्नी की है। मुत्तखब उल तवारीख अब्दुल कादिर बदायूनी की है। तबकात ए अकबरी इसमें लिखा है अबुल फजल, ये गलत लिखा है। तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद की है। निजामुद्दीन अहमद यहाँ होना चाहिए था। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है,
टीपू सुल्तान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फिर सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है श्रीरंगपट्टनम में उसने एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था, ये सही है। मराठा आक्रमण से क्षतिग्रस्त हुए श्रृंगेरी के मंदिर और शारदा देवी की मूर्ति की पुनर्स्थापना के लिए धन दिया था, ये भी सही है। अपनी सेना को आधुनिक ढंग से प्रशिक्षित करने हेतु उसने अंग्रेज अधिकारियों की नियुक्ति की थी, तो ये वाला गलत है, उसने फ्रांसीसी अधिकारियों से सहयोग लिया था। तो यहाँ होगा कौन सा सही है, केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन ए। वह कौन सा जाट नेता था जो पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेनापति सदाशिव भाऊ को सहयोग देने के लिए सेना लेकर आ गया था, लेकिन मराठों ने उनसे सहायता नहीं ली थी? तो इनका नाम था सूरजमल, ऑप्शन डी। और इन्हीं सूरजमल को जाटों का अफलातून कहा जाता है, जाटों का अफलातून। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस नेता ने किया था? इनका नाम था अजीमुल्ला, ऑप्शन सी। खान बहादुर खान जो थे, इन्होंने बरेली से नेतृत्व किया था, लियाकत अली ने इलाहाबाद से, अमर सिंह और कुंवर सिंह इन्होंने जगदीशपुर बिहार से किया था। तो यहाँ पे फतेहपुर से अजीमुल्ला ने, ऑप्शन सी। भारत में प्रथम कारखाना अधिनियम कब लाया गया था? 1881 में। और कौन सा गवर्नर जनरल था इस टाइम? तो लॉर्ड रिपन। निम्न सत्याग्रह को पहले से बाद के क्रम में लगाएं, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं यूपी पीसीएस में। पंचारण कब हुआ था? चंपारण कब हुआ था? चंपारण हुआ था 1917 में। बरसात आंदोलन ये 1923-24 में हुआ था, 23-24। और बारदोली कब हुआ था? 1928 में। और खेड़ा कब हुआ था? 1918 में। तो पहले कौन सा होगा? चंपारण, फिर खेड़ा, उसके बाद बरसात, फिर बारदोली। यह ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश में हुआ था? तो एका आंदोलन जो कि हुआ था 1921-22 में। और उत्तर प्रदेश में कौन से ज़िले से प्रभावित थे? हरदोई, सुल्तानपुर और इसके अलावा बाराबंकी, सीतापुर, बहराइच। हरदोई, सुल्तानपुर, बाराबंकी, सीतापुर और बहराइच। और इसका नेतृत्व किसने किया था? मदारी पासी ने, मदारी पासी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बंगाल का प्रथम स्वतंत्र शासक मुर्शीद कुली था, ये सही है। फिर दस्तक कर मुक्त व्यापार करने का परमिट था जिसका उपयोग अंग्रेजों ने फरुखसियर की अनुमति से बंगाल व इसके आसपास के इलाकों में किया, ये भी सही है। फिर है, काल कोठरी त्रासदी जिसका वर्णन अंग्रेज इतिहासकारों ने किया है वह सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुई थी, ये भी सही है। तीनों सही हैं, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? फिर है, एक लास्ट है, प्लासी का युद्ध वर्ष 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य हुआ था, ये भी सही है। यहाँ पे सभी कथन सही मिले हैं हमें, उपयुक्त सभी, ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट है, भारत में रेलवे की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय की गई थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे की गई थी। और पहली रेल कब चली? 1853 में मुंबई से थाणे के बीच। 1866 से 67 ईस्वी में किस प्रदेश में पड़े भयंकर अकाल को आपदा का महासागर कहा जाता है? तो 1866-67 में पड़ा था उड़ीसा में अकाल, ऑप्शन बी। निम्नलिखित घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। पूना समझौता कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को, 24 सितंबर 1932। और ये व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? अक्टूबर 1940 में हुआ था, ये 1940 में। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1932। और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, ये 1931 में हुआ था। पूना समझौता कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 में। यहाँ ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? पहले गांधी इरविन समझौता हुआ, फिर पूना समझौता हुआ, फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह, ऑप्शन होगा ए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और उनको किस जेल में रखा गया के संबंध में गलत युग्म की पहचान कीजिए। मतलब किसे कहाँ रखा गया था भारत छोड़ो के समय? तो गांधी जी को कहाँ रखा गया था? आगा खां पैलेस पुणे में, पहला वाला सही है। गलत यहाँ पे बताना है, जवाहरलाल नेहरू, यहाँ लिखा है आगा खां पैलेस पुणे, तो ये वाला गलत है। जवाहरलाल नेहरू को रखा गया था अहमदनगर महाराष्ट्र की जेल में। फिर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। सरोजनी नायडू को भी महात्मा गांधी के साथ आगा खां पैलेस में रखा गया था। बाकी सभी सही हैं, ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। आज़ादी के बाद किस रियासत को भारत में मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो नामक सैन्य कार्यवाही की गई? तो हैदराबाद को मिलाने के लिए। हैदराबाद का जो राजा था वो मुस्लिम था, तो वो पाकिस्तान के बहकावे में आ गया और यहाँ की ज़्यादातर जनता हिंदू थी
और ये अपना स्वतंत्र राज्य चाहता था, यहाँ का राजा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विषुवत रेखा पर स्थित नहीं है? तो इनमें से कौन कौन सा विषुवत रेखा पर है? युगांडा, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, ये जो है ये विषुवत रेखा पर स्थित है। अल्जीरिया और मिस्र इसमें शामिल नहीं है, तो इसमें पूछा गया है कौन सा नहीं है, 2 और 5, ऑप्शन सी। इसके अलावा विषुवत रेखा पर कौन कौन से हैं? गैबोन है, साओ टोमे और प्रिंसिप जो आइलैंड है ये भी है, यहाँ पे है विषुवत रेखा पे। कॉन्गो गणराज्य और कॉन्गो जो रिपब्लिक कॉन्गो है, डेमोक्रेटिक, दोनों विषुवत रेखा पे है। युगांडा है, केन्या है, सोमालिया है, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, ये सभी विषुवत रेखा पर हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, लैपिली बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े होते हैं, जबकि ब्रेसिया मटर के दाने के आकार के अपेक्षाकृत छोटे चट्टानी टुकड़े होते हैं। तो ज्वालामुखी की बात की जा रही है, जो ज्वालामुखी विस्फोट के बाद टुकड़े निकलते हैं चट्टान के। तो लैपिली जो है ये मटर के दाने के आकार के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जबकि जो ब्रेसिया होते हैं ये बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े होते हैं। तो यहाँ उल्टा लिखा है, ब्रेसिया बड़े चट्टानी टुकड़े होते हैं, लैपिली मटर के दाने के, तो पहला वाला गलत है। फिर है, एसिडिक लावा यानी अम्लीय लावा से सील्ड शंकु का निर्माण होता है, जबकि बेसिक लावा यानी क्षारीय लावा से गुंबदाकार शंकु का निर्माण होता है। यहाँ भी उल्टा लिखा है, एसिडिक लावा जो होता है उसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है और वो गाढ़ा होता है, तो वो गुंबदाकार शंकु का निर्माण करता है, उसी जगह पे रह जाता है, ज़्यादा दूर तक नहीं फैलता। जबकि जो बेसिक लावा होता है, क्षारीय लावा, ये पतला होता है और दूर तक फैलता है, शील्ड शंकु का निर्माण करता है। बेसिक लावा शील्ड शंकु का निर्माण करेगा और अम्लीय लावा यानी एसिडिक लावा गुंबदाकार शंकु का निर्माण करेगा। तो ये भी उल्टा लिखा है, ये भी उल्टा लिखा है। ऑप्शन कौन सा होगा? असत्य कथन चूज करना है, दोनों असत्य, ऑप्शन होगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा गर्त यानी ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? तो इनमें से सुंडा गर्त है, ये हिंद महासागर में है। मैरियाना भी प्रशांत में, टोंगा, मैंडिनाओ, ये सभी प्रशांत में है, ऑप्शन होगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध देश नहीं है? तो नामीबिया जो है ये स्थल रुद्ध नहीं है। इसके नाइजर, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, ये सभी स्थल रुद्ध। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीकी देश लाल सागर से संलग्नित नहीं है? तो नामीबिया ही है जो लाल सागर से संलग्नित नहीं है। मिस्र, इरिट्रिया, जिबूती, इनकी सीमा लाल सागर से लगती है। नामीबिया की सीमा ये अटलांटिक महासागर से लगती है। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के निम्नलिखित देशों का क्षेत्रफल के अनुसार घटता हुआ सही क्रम क्या है? तो सबसे ज़्यादा सीमा है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है कनाडा का, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका का, फिर मैक्सिको का, लास्ट में आता है निकारागुआ। सबसे बड़ा कौन सा है? कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, फिर निकारागुआ, ऑप्शन होगा ए। सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में स्थित है? तो बृहस्पति और शनि जो हैं ये मंगल और यूरेनस के बीच में है। सही क्रम क्या है सभी ग्रहों का? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। तो इस तरह से बृहस्पति और शनि किसके बीच आते हैं? यूरेनस और मंगल और यूरेनस के बीच में। निम्नलिखित ज्वालामुखी एवं उनसे संबंधित देशों के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। तो इसमें से जो कोलिमा ज्वालामुखी है मैक्सिको में है, माउंट टाल फिलीपींस में है, माउंट सिनाबंग कहाँ है? इंडोनेशिया में, ये गलत लिखा है तीसरा वाला। फिर माउंट मेरापी इंडोनेशिया में, ये सही है, ये तीनों सही हैं। कोलिमा मैक्सिको में, माउंट टाल फिलीपींस में, माउंट सिनाबंग इंडोनेशिया में, माउंट मेरापी इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों द्वारा बनाई जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। ऑरेंज नदी ये नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका की सीमा बनाती है, ये वाला सही है। फिर ओरिनोको नदी कोलंबिया और वेनेजुएला की सीमा बनाती है, ये भी सही है। फिर नीपर नदी बेलारूस और यूक्रेन की सीमा बनाती है। सत अल अरब नदी ये ईरान और इराक की सीमा बनाती है, इसलिए ये वाला गलत है, यहाँ सऊदी अरब तजाकिस्तान लिखा है। ऑरेंज नदी नामीबिया दक्षिण अफ्रीका, ओरिनिको कोलंबिया और वेनेजुएला, नीपर नदी बेलारूस और यूक्रेन, सत अल अरब नदी ईरान और इराक। निम्नलिखित झीलों का उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर सही क्रम क्या है? तो इनमें से कौन सी उत्तर आएगी सबसे पहले? तो कनाडा में ग्रेट बियर सबसे उत्तर में है, फिर ग्रेट स्लेव है, फिर अथावस्का, फिर विनिपेग। ये कनाडा की झील है ग्रेट बियर, फिर आती है ग्रेट स्लेव, फिर अथावस्का, फिर विनिपेग, उत्तर से दक्षिण। नेक्स्ट है, एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 7। कौन कौन से हैं ये? सबसे पहले तो लद्दाख की सीमा 3 देशों को टच करती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना। उत्तराखंड की सीमा चीन और नेपाल को टच करती है। और इसके अलावा पश्चिम बंगाल की सीमा लगी है बांग्लादेश से, नेपाल से और भूटान से। पश्चिम बंगाल की किससे? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। सिक्किम की सीमा भी तीन देशों से लगी है, नेपाल, चीन और भूटान।
और असम की सीमा बांग्लादेश और भूटान से लगी है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन, म्यांमार और भूटान से लगी है। मिज़ोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से। तो आप अच्छे से देख लीजिएगा किसकी सीमा किससे लगी है। तो ये राज्य कितने हैं? 7। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यांगजी दीवान दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, तो ये सही है। फिर है बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, ये भी सही है। फिर है बनिहाल सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है, ये भी सही है। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है, ये सही है। फिर है नाथुला, लिपुलेख और शिपकिला दर्रा भारत और चीन के बीच व्यापार पॉइंट है, ये सही है। सभी सही हैं। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? डी 1 2 3 4। बुर्जिल दर्रा कहाँ पे है? तो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है। नाथुला, लिपुलेख और शिपकिला से होकर भारत और चीन का व्यापार होता है। नेक्स्ट है, उत्तर पूर्वी भारत का कौन सा राज्य 7 बहनों समूह में शामिल नहीं है? तो इनमें से पश्चिम बंगाल 7 बहनों में शामिल नहीं है। मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा शामिल है। इसके अलावा असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी इसमें शामिल हैं 7 बहनों में। सिक्किम नहीं है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो इनमें से छत्तीसगढ़ की सीमा सबसे ज़्यादा राज्यों से लगी हुई है। किससे किससे लगी है? 7 राज्यों से टोटल लगी है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? तो सुवर्ण रेखा, उत्तर से दक्षिण पहले सुवर्ण रेखा आती है, फिर पेन्नार, फिर कावेरी, फिर वेंगई। देखिए महानदी गोदावरी, कृष्णा ये बच गई, तो पहले सुवर्ण रेखा आती है, फिर महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर आती है पेन्नार, कावेरी और वेंगई। तो यहाँ ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित झील एवं उनसे संबंधित राज्य के संदर्भ में कौन सुमेलित है? तो इनमें से कालीवेली झील जो है ये तमिलनाडु में है, यही वाला सही है। चपनाला लेक कहाँ? असम में, ये गलत लिखा है। फिर नाको झील कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। चपनाला असम में, नाको हिमाचल प्रदेश में, कालीवेली तमिलनाडु में। साला झील कहाँ है? पिछली साल आया था ये यूपी PCS में। साला झील अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो ये वाला गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उपाय द्वारा मृदा की उर्वरता को नहीं बढ़ाया जा सकता? तो इनमें से बीज संशोधन के द्वारा मृदा की उर्वरता से इसका कोई संबंध नहीं है। फसल चक्र से, मिश्रित खेती से है, वो फसली खेती से मृदा का संबंध है। मृदा की उर्वरता की बात की जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति गेहूं की प्रजाति नहीं है? तो इनमें से मही सुगंधा जो है ये धान की प्रजाति है और गेहूं की नहीं है। तो राज 3077 ये गेहूं की है। यूपी 308 ये भी गेहूं की है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हिसार में, ये सही है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में स्थित है, ये मथुरा उत्तर प्रदेश में, इसलिए गलत है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। बाकी सभी सही हैं, दूसरा वाला गलत है। निम्नलिखित जलप्रपात एवं उनसे संबंधित नदियों के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? अमृत धारा जलप्रपात ये हंसदेव नदी पर है, हंसदेव नदी पर, ये वाला गलत है। और यही वाला ऑप्शन इसमें सुमेलित नहीं पूछा था, तो ऑप्शन होगा ए। भालकुंड जलप्रपात बीना नदी पे, लोध जलप्रपात, और बीना नदी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और हंसदेव नदी कहाँ है जिसपे अमृत धारा है? छत्तीसगढ़ में। फिर है लोध जलप्रपात, ये बूढ़ा नदी पे स्थित है, और बूढ़ा नदी कहाँ है? झारखंड में। डोडोमा जलप्रपात मचकुंड में है, मचकुंड नदी पे, और ये है उड़ीसा में। बाकी सभी सही हैं। अमृत धारा किस पे है? हंसदेव पे। निम्नलिखित में से क्या राजकोषीय घाटे को परिभाषित करता है? तो किसी एक बजट वर्ष में सरकार की संपूर्ण देयता से संबंधित है फिस्कल डेफिसिट। किसी एक बजट वर्ष में सरकार की संपूर्ण देयता। तो राजकोषीय घाटे में आंतरिक ऋण, बाह्य ऋण, विदेशी ऋण, अन्य देयताएं जो होती हैं, RBI से जितना ऋण लिया जाता है सब इसमें शामिल होता है। ऑप्शन होगा ये। नेक्स्ट है, फिएट मनी क्या होती है? तो फिएट मनी मुद्रा जिसका वास्तविक मूल्य नहीं होता उसे कहते हैं फिएट मनी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन की विपरीत परिस्थिति को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं डिफ्लेशन यानी मुद्रा अस्फीति। विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में क्या सत्य है? पहला, उरुग्वे राउंड की वार्ता के पश्चात इसकी स्थापना की गई, तो ये सही है पहला वाला। उरुग्वे राउंड की वार्ता के बाद ही इसकी स्थापना हुई थी विश्व व्यापार संगठन WTO की। और ये किस समझौते के तहत हुई थी? तो इसी वार्ता के बाद एक मराकस समझौता हुआ था, उसमें हुई थी। फिर 1 जनवरी 1994 को यह अस्तित्व में आया, तो ये गलत है, पहला वाला सही था। ये इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है,
ये सही है। फिर वर्तमान समय में इसके महानिदेशक रॉबर्ट अजोवेडो हैं, तो ये गलत है। इसके महानिदेशक नाइजीरिया की हैं डॉक्टर एगोंजी एगोंजी कहाँ की हैं ये भी याद रखिएगा, एगोंजी याद कर लीजिए, नाइजीरिया की हैं। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा होगा? असत्य पूछा है, तो दूसरा और चौथा असत्य, ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संपादित किए जाते हैं? तो इनमें से पहला है वाणिज्यिक बैंकों का पर्यवेक्षण, ये काम किया जाता है, पहला सही है। फिर मुद्रा आपूर्ति का नियमन, ये भी सही। विदेशी विनिमय का नियंत्रण एवं प्रबंधन, ये भी सही। उपर्युक्त सभी, ऑप्शन होगा डी। वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि के लिए ट्रेजरी बिल नहीं जारी किया जाता है? तो 273 के दिन के लिए अब जारी नहीं किया जाता है। ये 3 प्रकार से जारी होता है, 91 दिन के लिए, 91 दिन के लिए, 182 दिन के लिए, 364 दिन के लिए। 91 दिन के लिए, 182 दिन के लिए और 364 दिन के लिए। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट अनुमान 2021-22 में कितना राजकोषीय घाटा लक्षित किया गया है? तो राजकोषीय घाटा है 6.8 और राजस्व घाटा 5.1। नेक्स्ट है, थोक मूल्य सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला है इसकी गणना मासिक आधार पर की जाती है, ये सही है पहला। फिर है इसमें सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है, ये भी सही है। इसमें विनिर्मित वस्तु यानी मैन्युफैक्चर्ड गुड का वारांक सबसे ज़्यादा होता है, ये भी सही है। इसमें अप्रत्यक्ष कर के प्रभावों को शामिल किया जाता है, ये गलत है। इसमें अप्रत्यक्ष कर के प्रभावों को शामिल नहीं किया जाता, ऑप्शन होगा डी। कृषि गणना 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार भारत में क्रियाशील जोत का औसत आकार कितना है? तो ये 1.08 हेक्टेयर, ऑप्शन सी। तो अब इनकी संख्या 11 हो गई है, ऑप्शन यहाँ पर होगा डी। नेक्स्ट है, भारत में नवीकरणीय का एकीकरण 2021 रिपोर्ट, भारत में नवीकरणीय का एकीकरण 2021 रिपोर्ट नीति आयोग तथा किस अन्य आयोग द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है इसे? तो किसके द्वारा जारी की गई है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, नीति आयोग और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा ये 22 जुलाई 2021 को जारी की गई थी रिपोर्ट, भारत में नवीकरणीय का एकीकरण 2021। नेक्स्ट है, और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का गठन कब किया गया था? 1974 में। नेक्स्ट है, भारत का पहला अनाज एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? गुरुग्राम में, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कहाँ पर एनटीपीसी की सहायक कंपनी एनटीपीसी आरईएल को सौर पार्क स्थापित करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है? तो ये स्थापित हुआ कच्छ के रण में, ऑप्शन ए, एनटीपीसी स्थापित करेगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 30 के अनुसार कब तक सकल प्रजनन दर को 2.7 से घटाकर 2.1 करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ये किया जाएगा 2026 तक, ऑप्शन सी। 2026 तक इसे 2.1 पे लाने का लक्ष्य है और 2030 तक 1.9 पे। ये किसकी बात की जा रही है? प्रजनन दर की। और इसके अलावा मातृ मृत्यु दर जो होती है उसे भी कम करने की बात की गई है। 197 से 2026 तक कितना लाना है? 150 तक लाना है। अभी 197 है, फिर 150 तक इसको लाना है। 2026 तक लक्ष्य रखा गया है, 2030 तक इसे 98 तक लाना है। और इसके अलावा जो शिशु मृत्यु दर है इसे 43 से घटा के कितना करना है? 2026 तक 32 करना है, फिर 2030 तक इसे 22 करना है। 2026 वाला याद रखिए 32 करना है। और यहाँ पे 2026 मातृ मृत्यु दर 150 तक लानी है। जीवन प्रत्याशा को बढ़ाना है कब तक? तो 2026 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि 64.3 से बढ़ा के 66 करना है 2026 तक। और 2030 तक इसे 69 करना है। 26 तक 66 करना है और 2030 तक 69 करना है। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? 2026। नेक्स्ट है, हाल ही में किस महान अभिनेता का निधन 7 जुलाई 2021 को मुंबई में हुआ? इनका नाम था दिलीप कुमार। इनकी पहली फिल्म का क्या नाम था? ज्वारभाटा। और इनका असली नाम क्या था? मोहम्मद यूसुफ खान। रेनेगेड्स बॉर्न इन यूएस किसकी चर्चित पुस्तक है? तो ये पुस्तक है बराक ओबामा और ब्रूस स्प्रिंगस्टीन की। नेक्स्ट है, किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत की गई है? तो यह है दिल्ली। मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना। हाल ही में चर्चा में रहा केसरिया बौद्ध स्तूप जो बाढ़ के पानी से घिर गया था किस स्थान पर स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है, ऑप्शन ए। इसे किसके काल में बनवाया गया था? अशोक के काल में। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में महिला उद्यमियों के लिए हौसला नामक पहल की शुरुआत की गई।
यह पहल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई है? जम्मू कश्मीर के द्वारा। और इसमें किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का सहयोग लिया जा रहा है? फ्लिपकार्ट का। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? इनका नाम है पुष्कर सिंह धामी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, नाबार्ड के 40वें स्थापना दिवस के अवसर पर किस सहकारी बैंक को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य सहकारी बैंक का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इस बैंक का नाम है तेलंगाना स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। निम्नलिखित में से किसने देश की पहली हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना स्थापित करने के लिए लद्दाख के साथ एक समझौता किया है? तो यह एनटीपीसी, ऑप्शन सी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में एक्वेटिक तथा रोबोटिक गैलरी और एक नेचर पार्क का उद्घाटन किया है? तो यह अहमदाबाद में किया है, ऑप्शन बी। और ये जो एक्वेटिक गैलरी वगैरह बन रही है किसके सहयोग से बन रही है? न्यूजीलैंड के। मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? तो ये बेकिंग सोडा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विरंजक चूर्ण के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, हाइड्रोजन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस की जगह क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन में किया जाता है। इसका सूत्र क्या होता है विरंजक चूर्ण का? CaOCl2। और दूसरा वाला है, इसका उपयोग पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में होता है। तो दूसरा वाला सही है, पहला गलत है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तीसरा एक और कथन है, विरंजक चूर्ण का उपयोग कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में होता है। तो ये सही है, तीसरा वाला सही है। यहाँ पे ऑप्शन होगा सी। कौन सा सही? दूसरा और तीसरा। किस गैस के कारण पावरोटी या ब्रेड या केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। नेक्स्ट है, एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो विद्युत शक्ति 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि जो विभवांतर होता है, विद्युत शक्ति जो होती है वो विभवांतर और विद्युत धारा का गुणनफल होती है, और दोनों को 2-2 गुना बढ़ा दिया जाएगा तो 4 गुना बढ़ जाएगी विद्युत शक्ति। मानव नेत्र के किस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो यह दृष्टिपटल यानी रेटिना पर। मानव नेत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मानव नेत्र में प्रकाश कॉर्निया से होकर प्रवेश करता है। तो ये गलत है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। ये सही है। रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक बनता है। ये भी सही है। तो यहाँ पे कौन कौन सा सत्य है? दूसरा और तीसरा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति पास में रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाता। तो ये वाला सही है, पहला। फिर है दूसरा है, निकट दृष्टि दोष नेत्र में दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। तो ये उल्टा लिखा है, गलत लिखा है। निकट दृष्टि दोष में रेटिना के आगे बनता है प्रतिबिंब। दूसरा वाला गलत है। इसमें कौन सा सही है? केवल 1, ऑप्शन ए। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो ये लेंस है अवतल लेंस, ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पाचन की क्रिया केवल एक रासायनिक क्रिया है। तो ये गलत है। फिर है, पाचन की रासायनिक क्रिया टाइलिन एंजाइम की सक्रियता से प्रारंभ होती है। तो दूसरा वाला सही है। यहाँ पे कौन सा सही है? केवल 2, ऑप्शन बी। क्योंकि जो पाचन की क्रिया होती है केवल रासायनिक क्रिया नहीं होती है, रासायनिक और यांत्रिक दोनों क्रियाएं होती हैं। सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। मानव रक्त, इसमें इसका पीएच मान कितना होता है? 7.3 से 7.5। दूध का 6.4। मानव लार का 5.5 से 7.5। फिर है मानव मूत्र का, तो होता है 6.5 से 7.5। यहाँ ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट है, एम्फीसीमा निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? तो ये फेफड़ों को प्रभावित करता है, ऑप्शन ए। ये धुएं से संबंधित होता है। नेक्स्ट है, आंत्र नालिका में संक्रमण के लिए उत्तरदायी क्या है? तो ये जीवाणु भी है, विषाणु भी है, परजीवी भी है, ऑप्शन होगा डी। आंत्र नालिका में संक्रमण के लिए जीवाणु, विषाणु, परजीवी सभी उत्तरदायी होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मरासमस रोग केवल प्रोटीन की कमी से होता है। तो ये कथन जो है गलत है ये, क्योंकि मरासमस रोग जो होता है वो प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से होता है। 1 साल से कम जो बच्चे होते हैं उनको होता है। फिर है, क्वाशरकोर रोग प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से होता है।
तो इसमें कैलोरी तो पूरी दी जाती है लेकिन प्रोटीन कम दिया जाता है, तो ये क्वार्टर कोर होता है, ये भी बच्चों में होता है। तो दूसरा वाला भी गलत है। तो ऑप्शन यहाँ कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन होगा डी, ना तो 1 ना ही 2। अग्नाशय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है, सही है। इसके अंतःस्रावी भाग से अम्लीय प्रकृति का अग्नाशयी स्राव निकलता है। तो दूसरा वाला क्या है? इसमें अंतःस्रावी से हार्मोन निकलता है, इंसुलिन, और ये जो अग्नाशयी रस है ये बहिःस्रावी भाग से निकलता है। तो दूसरा वाला गलत है। इसके बहिःस्रावी भाग से केवल इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है, ये भी गलत है, क्योंकि ये इंसुलिन जो है ये अंतःस्रावी से निकलता है। यहाँ उल्टा लिखा है, तो दोनों गलत होगा नीचे वाला। पहला वाला सही है। कौन सा सही है? केवल 1। शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला आयन कौन सा है? तो इस आयन का नाम क्या है? कैल्शियम आयन, ऑप्शन ए। जैव विविधता के ह्रास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अंधाधुंध औद्योगिकरण तथा जीवों के आवासों में अत्यधिक मानव हस्तक्षेप और अतिक्रमण, ये पहला वाला सही है। जैव विविधता के ह्रास का ये कारण है। फिर है, बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण तथा अम्लीय वर्षा, इससे भी जैव विविधता में ह्रास होता है। फिर है, भूमि का अतिचारण और स्थलीय जलभराव, ये भी सही है। जलवायु परिवर्तन तथा विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, ये भी सही है। यहाँ पे होगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वायुमंडल में CO2 के सांद्रण में वृद्धि होने से हरित गृह प्रभाव में कमी हो रही है। तो ये वृद्धि होगी, कमी कैसे होगी? CO2 के बढ़ने से। तो पहला वाला गलत है। फिर है, हरित गृह प्रभाव में कमी के कारण निचले वायुमंडल और धरातलीय सतह के तापमान में वृद्धि होती है, तो ये भी गलत है, उल्टा लिखा है, कमी होती है इसमें। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सत्य होगा? दोनों गलत हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? यह आया था 1980 में। भारतीय वन अधिनियम कब आया था? 1927 में, ये भी सही है। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया था, ये भी सही है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब आया था? 1972 में, यहाँ 86 लिखा है। 86 में आया था पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, और वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो है 1972 में आया था। तो यहाँ पे यही वाला गलत है, ऑप्शन होगा डी। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, प्रवाल भित्तियाँ उष्णकटिबंधीय सागरों में पाई जाती हैं, ये सही है पहला वाला। फिर है, इनके जीवित रहने के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक होता है, ये भी सही है। प्रवाल कम गहराई पर पाए जाते हैं क्योंकि अधिक गहराई पर सूर्य का प्रकाश और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ये भी सही है। उपर्युक्त सभी कथन सही है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। पहला है, सौर कलंक यानी सूर्य पर काले धब्बे की संख्या बढ़ने से सौर विकिरण की मात्रा में वृद्धि होती है, तो ये सही है पहला वाला। सौर विकिरण की विभिन्नता जलवायु परिवर्तन पर का प्रमुख कारण है, तो ये भी सही है, प्रमुख प्राकृतिक कारक है ये, तो ये दोनों सही है यहाँ पर, ऑप्शन होगा सी। जैव विविधता संरक्षण को सुनिश्चित करने के साथ ही मानव के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संरक्षण रणनीति अधिक व्यापक है? तो जैव मंडल आगार यानी बायोस्फीयर रिजर्व वाली जो नीति है ये अधिक व्यापक है, ऑप्शन होगा ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टॉकहोम में पहली बार 1952 में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, तो ये गलत है। 1952 की जगह यहाँ पे 1972 होना चाहिए था। तो स्टॉकहोम में जो पहली बार कॉन्फ्रेंस हुई थी 1972 में हुई थी, पहला गलत है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन, ये पता नहीं क्या लिखा है, द्वारा किया गया, तो ये भी गलत होगा क्योंकि जो पहला पृथ्वी सम्मेलन था वो UNEP के द्वारा जारी किया गया था, UNEP, तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आधिकारिक नाम पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED है, तो ये वाला सही है। तीसरा सही है केवल, ऑप्शन कौन सा होगा? कौन सा सही नहीं है? पहला और दूसरा सही, यहाँ पे पूछा सही नहीं है, तो पहला दूसरा सही नहीं है, ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट है, पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी UNCED द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज जारी नहीं किया गया? तो यहाँ पे एजेंडा 21 इसके द्वारा जारी किया गया था। जैव विविधता पर कन्वेंशन भी इसी में जारी किया गया था। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन जो UNFCCC है, ये भी इसी में जारी हुआ था, तो इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन होगा डी। सभी इसी में जारी किए गए थे, UNCED में। तो नेक्स्ट है, निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? आर्द्रभूमि प्रदेश दीपोरबिल असम में है, और रेणुका कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। यहाँ उत्तराखंड लिखा है, यही वाला गलत होगा। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है।
पोंग डैम कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कोलेरू आंध्र प्रदेश में। क्योटो प्रोटोकॉल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, क्योटो प्रोटोकॉल को मराकश एकॉर्ड भी कहा जाता है। तो ये पहला वाला सही है। कब आया था क्योटो प्रोटोकॉल? ये आया था 11 दिसंबर 1997 में। और प्रभावी कब हुआ? 16 फरवरी सन 2005 में। दूसरा है, क्योटो प्रोटोकॉल को 1997 के COP3 में अपनाया गया था तथा यह 2000 में क्रियाशील हुआ। तो ये वाला गलत है ना, ये 2005 में क्रियाशील हुआ था। नेक्स्ट है, क्योटो प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पार्टियों को प्रतिबद्ध करता है। तो ये वाला सही है। फिर है, क्योटो प्रोटोकॉल UNFCCC से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ये भी सही है। पहला सही, केवल दूसरा वाला गलत है। यहाँ पे कौन सा सही होगा? 1, 3, 4 ऑप्शन बी। निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में है। अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। बुक्सा कहाँ पे? पश्चिम बंगाल पे। यहाँ झारखंड लिखा है। तीसरा वाला गलत होगा। कौन सा सुमेलित है? पहला और दूसरा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? विश्व हाथी दिवस, यहाँ लिखा है 12 जुलाई, तो ये 12 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व हाथी दिवस। ये वाला गलत होगा। और यहाँ पे गलत ही पूछा है, ऑप्शन होगा ए। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को। और विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को। हाथी परियोजना कब शुरू की गई थी केंद्र सरकार द्वारा? 1992 में। और इसे विरासत पशु कब घोषित किया गया? हाथी को विरासत पशु है इंडिया का, 2010 में घोषित किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में देखे गए पूषा अपघटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, पूषा अपघटक एक जैव अपघटक तकनीकी है जिसका इस्तेमाल फसल के ठूंठ को खाद में बदलने के लिए किया जाता है। तो ये सही है पहला वाला। पूषा का यूज़ जो है वो जैव अपघटक के रूप में होता है फसलों के ठूंठ को खाद में बदलने के लिए। फिर है, अपघटक मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता में सुधार करता है। ये भी सही है। यह पराली जलाने को रोकने के लिए कुशल, प्रभावी और महंगी व्यावहारिक नीति है। तो जब प्रभावी, व्यवहारिक, कुशल होगी तो महंगी कैसे होगी? सस्ती होनी चाहिए, इसलिए ये वाला गलत है। यह एक पर्यावरण अनुकूल और पर्यावरण की दृष्टि से उपयोगी तकनीकी है। इसका योगदान स्वच्छ भारत मिशन में भी होगा। तो चौथा वाला सही। यहाँ पे केवल तीसरा वाला गलत है। कौन सा सही उत्तर है? 1, 2 और 4 ऑप्शन सी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, किसी एक निश्चित क्षेत्र के समुदाय में उपस्थित प्रजातियों की कुल संख्या को अल्फा विविधता कहते हैं। तो ये सही है ये। फिर है, किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों की संरचनात्मक विविधता को बीटा विविधता कहते हैं। तो ये भी सही है। यहाँ पर दोनों सही हो। कौन सा कथन सत्य है? दोनों सही है, ऑप्शन डी। रुधिर में फैक्टर एंटीजन की खोज किस पशु पर प्रयोग से हुई थी? यहाँ पे RH फैक्टर होना चाहिए था। तो किस पे हुई थी खोज? बंदर पे। रीसस नाम के बंदर पर ही खोज हुई थी। आजकल जूतों के डिब्बों में, मोबाइल फ़ोन में या कई अन्य सामानों में पुड़िया बंद थैली पाई जाती है। वो क्या होती है? सिलिका की थैली होती है। ऑप्शन होगा ए। निम्नलिखित में से गलत सुमेलित है कौन सा? तो यहाँ पे DNA फिंगरप्रिंटिंग होगा, हैदराबाद में है। सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। ये दोनों सही हैं। केंद्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। मानसिक विकलांग राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? तो ये हैदराबाद में है। मानसिक विकलांग राष्ट्रीय संस्थान हैदराबाद में, इसलिए ये वाला गलत है। ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट है, रोग व संबंधित अंग के गलत युग्म को पहचानिए। मायोपिया कहाँ होता है? मायोपिया आँखों में होता है। आँखों से होने वाला रोग है। सेरेब्रल पाल्सी मस्तिष्क का रोग है। अल्जाइमर मस्तिष्क का है। घेंघा या आयोडीन की कमी से होता है। गर्दन इससे प्रभावित होती है। यहाँ माँ से लिखा है, ये वाला गलत होगा। नेक्स्ट है, मनुष्य की बाईपास सर्जरी में हृदय की धमनी से कौन सी धमनी जोड़कर शल्य चिकित्सा संपन्न की जाती है? तो इसमें जो है मेमोरी धमनी, रेडियल धमनी, सेफनस वेन, ये सभी जोड़ी जाती है। तो यहाँ ऑप्शन होगा डी, सभी। ये जो मेमोरी धमनी होती है ये छाती में होती है, और रेडियल आर्टरी जो होती है धमनी ये हाथ में होती है, सेफनस वेन पैर में होती है। तो ये सभी निकालकर हृदय की धमनी से जोड़ी दी जाती है। इसी को बाईपास सर्जरी कहा जाता है। एथीरोस्क्लेरोसिस का संबंध किस अंग से है? तो ये हृदय से इसका संबंध है। जो हृदय की धमनियों में रक्त का थक्का जमने लगता है कोलेस्ट्रॉल का, तो उसी से संबंध है इसका, एथीरोस्क्लेरोसिस। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी? तो ये था 1935 का भारत शासन अधिनियम। निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। संविधान का लक्षण और उसका स्रोत कहाँ से लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो ये अमेरिकी संविधान से नहीं ली गई है। ये वाला गलत होगा।
कहाँ से ली गई? जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। मूल कर्तव्य सोवियत संघ रूस से। संसदीय विशेषाधिकार ये ब्रिटेन से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संघ में नए राज्यों का निर्माण व वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है? यह है अनुच्छेद 3, ऑप्शन बी। और अनुच्छेद 2 क्या है? तो जब कोई नया राज्य इंटर होता है, मतलब पूरी तरह से, तब अनुच्छेद 2 में आता है। अगर सीमा परिवर्तन, नाम चेंज करना है, अनुच्छेद 3 होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, ये गलत है। भारतीय संसद के साथ प्रांत भी नागरिकता संबंधी कानून बना सकते हैं, ये भी गलत है। नागरिकता संबंधी प्रावधान फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। तो नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है, फ्रांस से नहीं। फ्रांस से क्या लिया गया है? तो संविधान से, जो फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समता और बंधुता ये सब है, आदर्श वगैरह, ये फ्रांस से लिए गए हैं। तो यहाँ पे तीनों गलत हैं। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन होगा 1, 2, 3 सत्य नहीं है पूछा है, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो ये संरक्षण अनुच्छेद 21 में है। और ये किस वाद में आया था? तो हादिया जो वाद था 2018 में, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला दिया था। मौलिक अधिकार असीमित होते हैं, कथन कारण का क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार असीमित होते हैं, तो ये गलत है, सीमित होते हैं। सरकार इन पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगा सकती। तो प्रतिबंध तो लगा ही सकती है जब आपातकाल आता है। तो यहाँ पे दोनों गलत होगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? कथन कारण दोनों गलत है, ऑप्शन होगा डी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक अधिकार हैं, तो ये पहला वाला सही है। फिर राज्य सरकारें इन्हें लागू करने के लिए बाध्य होती हैं, ये गलत है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, ऑप्शन होगा ए। संविधान द्वारा कथन कारण का क्वेश्चन है। संविधान द्वारा राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त है, ये सही है। फिर कारण इसका लिखा है इस शक्ति का प्रयोग करके वह किसी भी विधेयक, कोई भी विधेयक अपने पास लंबित रख सकता है, तो ये गलत है। पहला वाला सही है, वो धन विधेयक को तो नहीं रख सकता है, तो इसमें किसी भी विधेयक कैसे आ जाएगा? दूसरा गलत है, पहला सही। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? सी। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, किस तरह से? तो राज्यसभा में बहुमत से प्रस्ताव लाकर, ऑप्शन होगा सी। राज्यसभा में बहुमत से पारित होना चाहिए राष्ट्रपति को हटाने के लिए, और लोकसभा में साधारण बहुमत से। नेक्स्ट है संसदीय शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? शून्यकाल का अर्थ है प्रश्न उत्तर काल, और ये किसी संविधान में नहीं दिया है। शून्यकाल में जो सदस्य होते हैं वो बिना किसी पूर्व अनुमति के प्रश्न उठा सकते हैं अपना। नेक्स्ट है राज्यपाल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है राज्यपाल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है विधानसभा का सत्र आह्वान करना उसका विशेषाधिकार है, तो ये सही है। फिर है वह राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है, तो ये गलत है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत वह राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है, ये सही है। पहला और तीसरा सही है, यहाँ पे होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तीसरी अनुसूची में क्या है? तो तीसरी में है उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ दी है तीसरी अनुसूची में। इसमें याद रखिएगा राष्ट्रपति और राज्यपाल को शामिल नहीं किया गया है। 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं में भूमि सुधार से संबंधित है, ये जमींदारी उन्मूलन से। यहाँ पे भाषा लिखा है, इसलिए ये भी गलत है। पहला भी गलत है, दूसरा गलत है। फिर है 10वीं अनुसूची में क्या है? तो 10वीं में है दल बदल कानून से संबंधित, इसलिए ये वाला भी गलत है। उपर्युक्त में से सही सुमेलित नहीं है, तो तीनों सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन होगा डी। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है संघ के प्रयोजनों के अधिकार आरोपित करने की शक्ति संसद को है, तो ये सही है पहला वाला। सेकंड है प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है, ये भी सही है। भारतीय संविधान के अवशिष्ट अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त हैं, तो ये भी सही है। फिर है वित्तीय आपात की घोषणा के लिए संसद की विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, तो वित्तीय आपातकाल आता है आर्टिकल 360 में। और जब राष्ट्रपति को लगता है कि हमारा वित्तीय स्थायित्व खतरे में है, तो वित्तीय आपातकाल लगता है, इसके लिए साधारण बहुमत की जरूरत होती है, और अभी तक ये कभी नहीं लगाया गया है। तो सत्य नहीं है कौन सा? ऑप्शन डी। यहाँ पे विशेष बहुमत लिखा है, यहाँ साधारण होना चाहिए। निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। भाग 15 में क्या दिया है? निर्वाचन। भाग 17 में क्या है? राजभाषा। यहाँ पे लिखा है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन भाग 20 में है, 20 में, इसलिए ये वाला गलत है, दूसरा वाला। और यहाँ पे सही सुमेलित नहीं चूज करना, तो ऑप्शन होगा बी। भाग 18 में आपात उपबंध है, 21 में अस्थायी विशेष उपबंध। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य निर्वाचन आयोग का नहीं है? तो इसमें से मतदाता सूची तैयार करना इसका काम है। राजनीतिक दलों की मान्यता प्रदान करना भी इसका काम है निर्वाचन आयोग का। फिर है परिसीमन आयोग का गठन करना,
तो परिसीमन आयोग का गठन करना केंद्र सरकार का काम है। और अब तक कितनी बार कब कब किया जा चुका है परिसीमन आयोग का गठन? 1952 में, 63 में, 73 में, 2002 में। यहाँ ऑप्शन होगा सी। नहीं पूछा है, ऑप्शन होगा सी। और राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना भी निर्वाचन आयोग का काम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने सर्वप्रथम लोकपाल संस्था और लोकायुक्त के गठन की सिफारिश की थी? तो ये थी प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में लोकपाल संस्था की सिफारिश की गई थी। और फिर है, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य सुनिश्चित करना है। तो ये किसका काम है? ये क्या कहलाता है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 315 में क्या दिया है? संघ लोक सेवा आयोग। 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। और 343 में इसमें लिखा है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो ये गलत है। 343 में राजभाषा दी है। अनुसूचित जनजाति आयोग जो है वो 338A में है। 338A में जनजाति आयोग है। और 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है। और 343 में राजभाषा। 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन सी। 343 में राजभाषा दिया है। राज्यपाल संविधान के अंतर्गत अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है राज्यपाल। नेक्स्ट है, कथन कारण है, जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का प्रभावी साधन है। ये सही है पहला वाला। फिर है, इसने न्याय व्यवस्था को लोकतांत्रिक तथा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाया। ये भी सही है। ऑप्शन कथन कारण दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी करते हैं। ऑप्शन होगा ए। कन्हैयालाल मणिक ला केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? आगरा में, ऑप्शन सी। नीचे मुख्यमंत्रियों उत्तर प्रदेश का कार्यकाल दिया जा रहा है, उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें क्या होगा? गोविंद बल्लभ पंत, इनका कार्यकाल सबसे लंबा था। फिर है स्वामी डॉक्टर संपूर्णानंद, फिर है चंद्रभानु गुप्त, फिर सुचेता कृपलानी। ऑप्शन होगा डी। पहले जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वो थे गोविंद बल्लभ पंत। और पहली महिला कौन थी? सुचेता कृपलानी, जो 1963 से 67 तक थी। 63 से 67 तक। निम्न में से किस किस के उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है? तो आलू, गेहूं, दूध में है। आलू, गेहूं, दूध में अग्रणी है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ए, 1, 2, 3। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। स्तूप दिया है, कहाँ पर स्थित है? कुशीनगर में है रामाभर स्तूप। फिर सारनाथ में धमेक स्तूप। और फिर श्रावस्ती में सहेत महत। कौशाम्बी में है गोजताराम विहार। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? 4, 2, 3, 1, ऑप्शन सी। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। कोदो सिंह किससे संबंधित है? बखावज से। फिर है बिरजू महाराज कत्थक से। गिरजा देवी ठुमरी से। स्वामी हरिदास ये ध्रुपद से संबंधित है। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? 1, 2, 3, 4, ऑप्शन सी। निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें से व्यास सम्मान, ये साहित्य से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार खेल से संबंधित है। चमेली देवी पुरस्कार पत्रकारिता से संबंधित है। यहाँ बहादुरी लिखा है इसलिए गलत होगा। ऑप्शन होगा सी। दादा साहेब पुरस्कार फिल्म से संबंधित है। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। हाफ अ लाइफ ये किसकी पुस्तक है? VN नायपॉल। फिर प्लेइंग इट माई वे, यह है सचिन तेंदुलकर। वार एंड पीस ये किससे संबंधित है? लियो टॉलस्टॉय, इसमें टॉलस्टॉय होगा। और फिर है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, यह है कपिल देव। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन सी, 3, 1, 4, 2। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है? घाना की राजधानी है अक्रा, तो यही वाला सही है पहला। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। और यहाँ पे प्रिटोरिया लिखा है, गलत है। न्यूजीलैंड की क्या है? वेलिंगटन। और फिनलैंड की हेलसिंकी। यहाँ ऑप्शन होगा करेक्ट वाला ए, घाना अक्रा। निम्न में सुमेलित नई पुस्तक लिखा है, लेखक के नाम वॉइस ऑफ डिसेंट, ये किसकी पुस्तक है? तो ये है रोमिला थापर की। फिर है सेव यूथ सेव नेशन, तो ये नरेंद्र कोहली की पुस्तक नहीं है, ये है यशवंत सिन्हा की। तो ऑप्शन गलत पूछा गया है, तो ये होगा ऑप्शन बी, सेव यूथ सेव नेशन, यशवंत सिन्हा की पुस्तक है। नरेंद्र कोहली की जो हाल में लिखी गई पुस्तक है उसका नाम है समाज जिसमें मैं रहता हूँ। और टिल वी विन, यह है रणदीप गुलेरिया की। ग्रीन लाइट्स डॉक्टर कल्याण कुमार डे। फरवरी 2021 में वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा जारी
व्यापार संबंधी अंतरिम आंकड़ों के अनुसार भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार देश कौन सा है? तो ये है चाइना, ऑप्शन सी। नंबर 1 पे चाइना है, दूसरे पे यूएसए, फिर है तीसरे पे संयुक्त अरब अमीरात यूएई। हाल ही में भारत के राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड ने किस प्रजाति को गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में शामिल किया है? तो इस प्रजाति का नाम है कैराकल, ऑप्शन होगा बी। कैराकल जो है एक तरह की मांसाहारी बिल्ली होती है जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और कच्छ के क्षेत्रों में पाई जाती है। केंद्रीय बजट 2021-22 में भारत सरकार द्वारा बैड बैंक निर्माण की घोषणा की गई, उसे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है, भारत सरकार द्वारा बैड बैंक के निर्माण का उद्देश्य जो एनपीएस होते हैं, गैर निष्पादित परिसंपत्तियों की समस्याओं का निवारण करने से है। तो ये सही है। बैड बैंक बैंकों के खराब ऋणों के प्रबंधक का काम करेगा, तो ये भी सही है, ऑप्शन होगा डी। दोनों सत्य हैं। सुमेलित नहीं है, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग किसकी पुस्तक है? शशि थरूर की है, ये सही है। फिर है, उसने गांधी को क्यों मारा, ये अशोक कुमार पांडे की है, ये भी सही है। सच कहूँ तो ये नीना गुप्ता की है, या दलाई लामा लिखा है। तो दलाई लामा की जो हाल में लिखी गई पुस्तक है उसका नाम है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। सच कहूँ तो नीना गुप्ता की है, जो अभिनेत्री हैं। तो यही वाला गलत होगा, ऑप्शन सी। अमेजिंग अयोध्या, डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव। निम्नलिखित राज्यों को जनगणना 2011 के आधार पर जनघनत्व के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें बढ़ता क्रम होगा, सबसे कम जनघनत्व किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। उसके बाद मिजोरम का नंबर आता है, फिर है सिक्किम, फिर है नागालैंड। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा? 3241, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जनपद में जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या है? तो ये श्रावस्ती में, ऑप्शन सी। न्यूनतम जो नगरीय जनसंख्या है वो श्रावस्ती में है। और ये 5 जिले जो लाइन से हैं, पहले नंबर पे श्रावस्ती जिसमें सबसे कम नगरीय जनसंख्या है, फिर चित्रकूट का नंबर आता है, फिर कौशाम्बी का, और उसके बाद आता है संत कबीर नगर और महाराजगंज। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, न्यूनतम महिला एवं पुरुष साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है। तो ये पहला वाला सत्य पूछा है, पहला वाला सत्य है, यही वाला। न्यूनतम जो साक्षरता है वो श्रावस्ती में है टोटल। फिर है, सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है, जी गलत है, ये दूसरा वाला गलत है। फिर सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला गाजियाबाद लिखा है, ये भी गलत है क्योंकि गौतम बुद्ध नगर है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जिला बागपत है, ये भी गलत है, ये कानपुर है। यहाँ पे केवल पहला सही है, न्यूनतम साक्षरता श्रावस्ती में है। 2011 की जनगणना के परिप्रेक्ष्य में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है, 2011 की जनगणना के अनुसार निरक्षर व्यक्तियों की सर्वाधिक वृद्धि बिहार में हुई। तो ये पहला वाला गलत है, यहाँ असत्य पूछा, ऑप्शन होगा ए। सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक वृद्धि हुई निरक्षर लोगों की वो राजस्थान में हुई है। और सर्वाधिक साक्षर जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। फिर दूसरा है, 2011 की जनगणना के अनुसार निरक्षर व्यक्तियों की सर्वाधिक कमी उत्तर प्रदेश में हुई। तो ये वाला सत्य है, सर्वाधिक कमी कहाँ हुई है? उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे असत्य ही पूछा था, तो ऑप्शन होगा ए। मई 2021 में किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% जल कनेक्शन पूरा कर लिया गया है? तो यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में 100% की बात हो रही है, तो ये होगा पुडुचेरी, ग्रामीण क्षेत्रों में 100%। फिर है, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की शुरुआत की गई है? तो ये राजस्थान के द्वारा, ऑप्शन डी। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दिवस 22 मई को मनाया जाता है, ये सही है। इस वर्ष इसकी थीम थी हम समाधान का हिस्सा हैं, तो ये भी सही है, ऑप्शन यहाँ पर होगा सी। और ये घोषणा कब की गई थी? यूएन के द्वारा कब से मनाया जाएगा? 1993 से 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2021 में सड़कों पर चालक रहित कारों को अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो इस देश का नाम है यूनाइटेड किंगडम। मई 2021 में निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजी गोल्ड लॉन्च किया गया? ये डिजी गोल्ड लिखा है, तो ये लॉन्च किया गया है एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनाने की घोषणा की गई है? तो ये लखनऊ में बनेगा राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में दक्षिण कोरिया की महारानी हो के स्मारक का निर्माण किया जा रहा है? तो ये अयोध्या में किया जा रहा है, ऑप्शन ए। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के पहले महिला रोडवेज बस ड्राइविंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है? कानपुर में, ऑप्शन बी। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपनी 18
प्लस आयु वर्ग की आबादी का 100% कोविड टीकाकरण करवाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी। 9 सितंबर 2021 को वर्चुअली आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन होगा डी। तो ये कौन सा ब्रिक्स सम्मेलन था? 13वां नंबर का, 13। तो इस तरह से ये सभी क्वेश्चन कंप्लीट हुए 150। ये आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस आरओ एआरओ सभी के लिए, तो इसे रिवाइज कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।